नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं प्रीति। बिहार के सियासी रण में अब चौथे दौर के मतदान की बारी है। प्रशासन रविवार को 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर होने वाली वोटिंग की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, तो 5वें दौर के लिए भी प्रचार में तेजी है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के 2 विवादित पोस्टरों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे सूबे के बुनियादी मुद्दे भी। और आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बीजेपी के 2 विज्ञापनों पर आयोग ने प्रतिबंध लगाया। चुनाव खत्म होने तक प्रसारण पर रोक। महागठबंधन ने फैसले का किया स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, स्थानीय मुद्दों पर पार्टी लड़ रही है चुनाव। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, जीत या हार। चौथे दौर की वोटिंग की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 7 जिलों की 55 सीटों पर रविवार को मतदान। मैदान में 57 महिला उम्मीदवार। 5वें दौर के लिए प्रचार में तेजी। बीजेपी नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां, नीतीश और लालू की जनसभाएं। चुनाव आयोग ने बिहार में बीजेपी के 2 विवादित विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। इन विज्ञापनों का प्रसारण न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश भी दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार चुनाव के बाकी बचे 2 चरणों की चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक ये विज्ञापन प्रसारित नहीं होने चाहिए। बीजेपी ने आरक्षण और वोट बैंक की राजनीति को लेकर पटना के प्रमुख हिंदी अखबारों में विज्ञापन छपवाए थे। वहीं इन विज्ञापनों के पोस्टर भी लगे थे, जिस पर महागठबंधन ने ऐतराज जताया था। उधर बीजेपी के विवादित पोस्टरों पर प्रतिबंध लगाने के चुनाव आयोग के फैसले का महागठबंधन ने स्वागत किया है। महागठबंधन ने इसे बिहार की जनता की जीत करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। क्या प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी अब देश और बिहार के 6.5 करोड़ लोगों से माफी मांगेंगे? कल ही हमने दरखास्त की थी इलेक्शन कमीशन से महागठबंधन की ओर से, और हमारा मानना है कि हम इसको बिहार के आवाम की जीत मानते हैं, तमाम गरीबों, दलित, पिछड़ों की जीत मानते हैं। और बिहार चुनाव में महागठबंधन और एनडीए नेता एक दूसरे की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए। महागठबंधन ने बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं एनडीए ने महागठबंधन के नेताओं पर चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का इल्जाम लगाया है। बिहार में अब तक चली जुबानी जंग अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। महागठबंधन के नेता शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिले। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की। महागठबंधन का आरोप है कि चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री अपनी जाति बताकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं अमित शाह के बयानों को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला करार दिया गया। जो चुनाव की बाकी प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल सके, अमित शाह की उपस्थिति वहां पर टेंशन क्रिएट कर रही है। इसलिए अमित शाह पर प्राथमिकी दर्ज हो, प्रधानमंत्री पर दर्ज हो, जिन्होंने इस तरह की इन्फ्लेमेटरी जो दिए हैं वहां पे विज्ञापन। निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र चुनाव करवाने में जिस प्रकार से बाधाएं पैदा की जा रही हैं और संपूर्ण कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा नहीं की जा रही, उसके बारे में खेद प्रकट चुनाव आयोग को इस डेलीगेशन ने किया। उधर मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी ने महागठबंधन नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल के साथ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के लिए नरभक्षी विक्षिप्त हो गया है, जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों पहले, अभी 2 ही 3 दिन पहले, लालू प्रसाद जी यादव जी के परिवार के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री जी को गली का गुंडा शब्द कहना। दोनों खेमों के नेताओं ने आयोग को शिकायत को पुख्ता करने के लिए कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं। चुनाव आयोग शिकायतों पर गौर कर जल्द ही फैसला सुना सकता है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए को बहुमत मिलेगा।
बिहार चुनाव के नतीजों को जनमत संग्रह से जोड़ने वाले सवाल पर साफ जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है और यहाँ मुद्दों की कमी नहीं है। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बिहार चुनाव के नतीजों को व्यक्तिगत तौर पर प्रतिष्ठा से जोड़े जाने के सवाल से इनकार किया। और पटना से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। फैजान, आप अमित शाह के बयान के क्या मतलब निकालेंगे? और हमने देखा उन्होंने बहुमत का दावा किया है, साथ ही कहा है इसका जनमत संग्रह से कोई मतलब ना निकाला जाए और प्रतिष्ठा से ना जोड़ा जाए। क्या मतलब निकालते हैं आप इस बयान का? देखिए, बयान तो तरह तरह के आए हैं, बीजेपी लीडरों के भी और दूसरी अलायंस के लीडरों के भी। और जहां तक सवाल है कि हमें बहुमत मिलेगा, ये दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। जहां तक सवाल है कि हम डेवलपमेंट के इशू पर, विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी दोनों ही गठबंधन कहते रहे हैं। लेकिन बहरहाल जमीनी सच्चाई कुछ और रही है। जी हेलो जी फैजान, जी यानी आप ये कह रहे हैं कि जीत का दावा तो दोनों ही करते आ रहे हैं, इसलिए ये दिखाने की कोशिश है जनता को कि वो हार नहीं रहे हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मत उनके पक्ष में पड़े, इसे लेकर ये अटकल हो सकती है। इसके आगे अगर हम चौथे दौर के समीकरणों की बात करें, किस तरह का मुकाबला आपको नजर आ रहा है चौथे दौर में? जी फैजान साहब, आप तक आवाज आ रही है? अगर आप तक आवाज आ रही हो तो मैं जानना चाहूंगी, कल मतदान है चौथे दौर को लेकर और माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल ज्यादा है और कांटे का मुकाबला भी यहाँ देखने को मिल सकता है। आपकी राय क्या है चौथे दौर के समीकरणों को लेकर? जी बिल्कुल सही कहा। जहां तक ये चौथे दौर का सवाल है, ये इसमें दोनों ही गठबंधन इसके लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं और यही वो दौर होगा, यही वो चरण है जिसमें शायद हार और जीत का अंदाजा पब्लिक को भी हो जाएगा और सबको हो जाएगा कि ये कौन इसमें आगे बढ़ रहा है और कौन सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। जी फैजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। चौथे दौर का मतदान कल है और पांचवें दौर का जो प्रचार है वो भी तेज़ है और कांटे का मुकाबला चौथे दौर में देखने को मिल सकता है, ये ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषज्ञों की राय है। फिलहाल यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बदहाली का शिकार सहरसा की मत्स्यगंधा झील। पंडरी जुकर तो मेरा मेकअप कर रहे हैं महान मेकअप आर्टिस्ट पंडरी दादा, पंडरी जुकर। ये माधुरी को खूबसूरत बनाने में हम लोग का हाथ है। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। पंडरी जुकर के हाथों ने बहुत से ऐसे कलाकारों को संवारा है जो भारतीय सिनेमा में मील के पत्थर कहे जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पंडरी दादा। मुझे मिली है प्रोग्राम गुप्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पहले 3 चरणों के बाद अब चौथे चरण के लिए 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 7 जिलों की 55 सीटें हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस चरण में सीटों, प्रत्याशियों और वोटरों की क्या स्थिति है और चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं। पहले 3 दौर का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। अब सबकी नजरें चौथे दौर के चुनाव पर हैं। चौथे दौर में कुल 7 जिले हैं, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान शामिल हैं। इस दौर में 55 विधानसभा सीट हैं, जिनमें 7 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चौथे दौर में पूर्वी चंपारण जिले में सबसे ज्यादा 12 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर में 11, पश्चिमी चंपारण में 9, सीतामढ़ी और सीवान में 8-8, जबकि गोपालगंज में 6 और शिवहर में सबसे कम 1 विधानसभा सीट है। मतदाताओं की बात करें तो चौथे दौर में 1,47,49,69,9
39,120 लोगों को वोट डालने का अधिकार है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 78,76,265 है, जबकि महिला मतदाता 68,62,426 हैं। इस चरण में 429 अन्य श्रेणी के वोटर हैं। इस दौर में कुल 776 प्रत्याशी हैं, जिनमें 265 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस दौर में 57 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी सीट पर हैं, जबकि सबसे कम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया सीट पर हैं। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो इस दौर में सबसे ज्यादा 53 उम्मीदवार बीएसपी ने उतारे हैं। इसके बाद 42 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, जबकि आरजेडी 26 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है, तो जेडीयू और सीपीआई 21-21, सीपीएम और एनसीपी 9-9 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, जबकि कांग्रेस के 8 उम्मीदवार हैं और एलजेपी और आरएलएसपी 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव आयोग ने चौथे दौर के लिए खास इंतजाम किए हैं। कुल 14,139 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 14,139 कंट्रोल यूनिट लगाई गई हैं, जबकि 18,289 मतदान इकाइयां तैनात की गई हैं। पोलिंग बूथों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पास है, जबकि राज्य पुलिस और होमगार्ड की जिम्मेदारी वोटिंग लाइनों की व्यवस्था और पेट्रोलिंग की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव के चौथे दौर में 57 महिला उम्मीदवार दांव आजमा रही हैं। विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। माना जा रहा है कि चौथे दौर में महिला मतदाताओं की जीत हार में अहम भूमिका होगी। ये सियासी समर है बिहार का। विधानसभा चुनाव में अब तक 3 दौर की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 12 अक्टूबर को पहले, 16 को दूसरे और 28 अक्टूबर को तीसरे चरण के मतदान में बड़ी तादाद में महिलाओं ने वोटिंग की। कई मतदान केंद्रों पर तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोटिंग के लिए पहुंची। महिलाओं ने बता दिया है कि इस बार चुनाव में जीत हार में उनकी अहम भूमिका रहेगी। रविवार को बिहार में 7 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में चौथे दौर के लिए मतदान होना है। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे दौर में 1,47,00,000 मतदाताओं की कुल तादाद में 68 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। चौथे दौर में 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर कुल 776 उम्मीदवार जोर आजमा रहे हैं। इनमें 57 महिला प्रत्याशी हैं। विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 54, दूसरे दौर में 32 और तीसरे चरण में 71 महिलाओं ने सियासी रण में दांव आजमाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 5वें दौर के प्रचार के लिए अब सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 8 रैलियां कर रहे हैं। सिकटी, ठाकुरगंज, कोचाधामिन, जोकीहाट, रानीगंज, बिहारीगंज, सिमरी, बख्तियारपुर और मधेपुर में नीतीश कुमार जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव भी कई रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल 3 रैलियां करेंगे। मधुबनी, मधेपुरा और कटिहार में चुनावी सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों की भी कई जनसभाएं हैं। सीवान जिले का जीरादेई गांव देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है, लेकिन आजादी के 68 साल बाद भी ये गांव विकास के लिए तरस रहा है। गांव के लोगों का मानना है कि जितना बड़ा नेता जीरादेई ने देश को दिया, उसके मुकाबले सरकार गांव को अभी तक वो सम्मान नहीं दे पाई है। ये है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुश्तैनी घर। सीवान के जीरादेई गांव के इसी घर में उनका जन्म हुआ। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो इसी घर में रहा करते थे। अब बेहतर रखरखाव के लिए इसे भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है। गांव के लोग भी ये बताते हुए गर्व महसूस करते हैं कि वो जीरादेई के रहने वाले हैं। बहुत गौरव की बात है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल पर मेरा भी जन्म हुआ है और मुझे खुशी होती है। महाराज के राजनेताओं को इनके आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात नहीं करते, बड़ी दुख की बात है। लेकिन पहले राष्ट्रपति का जन्म स्थान होने के बावजूद ये गांव अब भी विकास से महरूम है।
करीब 10,000 आबादी वाले इस गांव में सड़कें खस्ताहाल हैं तो बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बेहद खराब है। लोगों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने जीरादेई की उपेक्षा की है। यह राजेंद्र बाबू का इलाका आज भी, क्षमा करेंगे, अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जनप्रतिनिधियों और सरकारों की उपेक्षा के बावजूद गांव के लोग मायूस नहीं और उन्हें नई सरकार से बेहतरी की उम्मीद है। जितनी बड़ी महान विभूति को इस गांव ने पैदा किया, सरकारें इस गांव को उसके बदले में कुछ नहीं दे पाई। लेकिन इस बार इनको उम्मीद है कि जो नई सरकार आएगी वो शायद इनकी मूलभूत आवश्यकताएं को पूरी कर सके और इस गांव के खोए हुए गौरव को वापस दिला सके। गांव जीरादेई, जिला सिवान से कैमरामैन प्रेम के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। बिहार के गोपालगंज जिले में बिजली की किल्लत को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इसकी बड़ी वजह गोपालगंज की चीनी मिलों में गन्ने की खोई से बिजली का उत्पादन न होना है। चीनी मिलों का रवैया और सरकार की बेरुखी इस बार गोपालगंज में बड़ा चुनावी मुद्दा दिख रहा है। बिहार का गोपालगंज जिला गन्ने की भरपूर पैदावार के चलते गन्नांचल के नाम से जाना जाता है। गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन भी होता है, लेकिन विडंबना ये है कि गोपालगंज की तीनों चीनी मिलों में पेराई तो हो रही है, लेकिन बिजली उत्पादन सिर्फ सिधवालिया चीनी मिल कर रही है। ऐसे में गोपालगंज के लोग इससे बनने वाली बिजली से महरूम हैं। चौथे चरण में होने वाले चुनाव में ये अब बड़ा मुद्दा बन गया है। किसान चीनी मिल को अपना गन्ना देता है और ये जो है बिजली उत्पादन करके और मोतिहारी, बेतिया, अन्य जगह भेजते हैं, लेकिन गोपालगंज जिला अंधेरा रहता है। इसी मुद्दे पर किसान अपने सवालों का जवाब इन नेताओं से मांगेंगे कि मेरे हक को मारने का अधिकार किसने दे दिया मिल मालिकों को। लेकिन चीनी मिल प्रबंधन गोपालगंज की तीनों चीनी मिलों के लिए आर्थिक सहायता की बात कह रहा है। सरकार इंसेंटिव पॉलिसी तो ला रखी है। तो मेरा तो ये कहना है कि और चीनी मिलें भी अगर इसमें प्रयास करें तो बिजली पर्याप्त मात्रा में बिहार सरकार को मिल सकती है। उधर बिजली विभाग का कहना है कि अगर चीनी मिलें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो गोपालगंज के साथ बिहार का भी अंधेरा दूर हो सकता है। अगर इसी तरह से और सब चीनी मिल में प्रोडक्शन होने लगे तो बाहर से हम लोगों को बिजली लेने का नौबत नहीं आवेगा। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार की 11 चीनी मिलों में से 9 बिजली उत्पादन कर रही हैं, जिससे 50 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। लेकिन किसानों को गन्ने के बकाये के साथ साथ बिजली का भी लंबे समय से इंतजार है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि जिस इलाके की चीनी मिल में बिजली बनेगी वहां उसे सस्ते दर पर उसे मुहैया कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पटना से संवाददाता शिशिर चौबे हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। कल चौथे दौर का मतदान होना है। शिशिर, किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग की है, क्योंकि हम जानते हैं चौथा दौर भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। 33% जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं उन पर वो दागदार हैं, उन पर कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है। ऐसे में किस तरह की चुनौती है चुनाव आयोग के सामने अभी चौथा दौर भी? निश्चित तौर पे देखिए, जो चुनाव होना है चौथे दौर में वो गोपालगंज, सीवान से लेकर और जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के इलाके हैं, और इन इलाकों में बाहुबल का हमेशा से एक मजबूत हो रहा है कि बाहुबल ने जिधर चाहा है उधर वोट प्रतिशत को मोड़ने का काम किया है। लेकिन वो चीजें अब थोड़ी समाप्त होती दिख रही हैं और बाहुबल के बजाय जो ईवीएम पे बटन दबाने की कवायद है उसको ज्यादा तरजीह दिया जा रहा है। इसमें ऐसे में चुनाव आयोग के लिए निश्चित तौर पे चुनौती है कि वो कितने निष्पक्ष तरीके से और साफ सुथरे तरीके से मतदान करा पाती है। दूसरा सबसे अहम ये भी होगा कि लोगों को घर से बाहर निकालना भी एक चुनौती होगा, क्योंकि जो पिछड़े, अति पिछड़े होते हैं उनको कभी चुनाव में कई बार पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। लेकिन अब जो स्थिति बनी है और चुनाव आयोग की जो चौकसी है और जिस तरीके की फोर्सेज डिप्लॉय किए गए हैं, उससे ये साफ है कि चुनाव आयोग भी चाहता है और लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। जो पूरा का पूरा जागरण एक अभियान चलाया गया है मतदाताओं के बीच, उसका भी असर देखने को काफी मिल रहा है। और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग इसमें उम्मीद करते हैं कि जो 3 चरणों में मतदान हुआ है उससे ज्यादा परसेंटेज यहाँ देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि तीसरे दौर में भी जितनी उम्मीद थी उतना वोटर टर्नआउट देखने को नहीं मिला, इसलिए पूरी कोशिश है कि चौथे दौर में कम से कम बहुत बढ़िया मतदान प्रतिशत देखने को मिले। इसके लिए भी कोशिशें होंगी। अगर चौथे दौर के जिन जिलों में मतदान हो रहा है उसकी समस्याओं की बात की जाए तो क्या बुनियादी समस्याएं इस दौर में पड़ने वाले जिलों की हैं और क्या उन पर ध्यान दिया गया किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम पूर्वी चंपारण की बात करें तो वहाँ पे जो शुगर मिल थी और जो गन्ने की
खेती थी वो काफी हद तक बर्बाद हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पे आज भी जो बिजली की समस्या है वो देखने को मिलती है, और जो नदियों का कटाव की वजह से जो जमीनें चली जाती हैं गंगा में या फिर जो नदी वहाँ पे है उनमें जो जमीनें चली जाती हैं किसानों की चली गई हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं। उनके आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ करने को नहीं बचता है। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। और अगर हम बात करें गोपालगंज सीवान की तो यहाँ के ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं, बाहर से कमाई करते हैं। पलायन भी एक समस्या है, और दूसरी अहम समस्या बिजली, पानी और शिक्षा, जो कि मूलभूत समस्या है। आजादी के 68 साल बाद भी हम बिहार में इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और नेता जो हैं वो अब तक मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा जो बेसिक नीड है वो अब तक नहीं देकर और चुनाव के पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई है। लेकिन मतदाताओं के लिए जो चुनाव देंगे उनके लिए अगर हम बात करें तो विकास की बात कर रहे हैं और अपने मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं। तो एकदम जो जरूरी चीजें हैं, वो शिक्षा हो, वो बिजली हो, पीने का स्वच्छ पानी हो, ये मुख्य मुद्दे रहेंगे। और खासतौर से जो मिलें हैं, शुगर मिल है या फिर जो वहाँ के धंधे थे, जो चीनी मिले, जो गन्ने की खेती थी वो नष्ट हुई है, ये प्रमुख रूप से इन चुनाव में मुद्दे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए मसलों की ही बात करते हैं। सहरसा का क्या मसला है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ की मत्स्यगंधा झील अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही है। करीब 2 दशक पहले 1996 में करोड़ों की लागत से बनी इस झील में अब बस खरपतवार ही नजर आती है। झील की बर्बादी के लिए स्थानीय लोग प्रशासन की उपेक्षा को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन झील में कचरा डालते वक्त स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं होता। मत्स्यगंधा की बदहाली इस बार चुनावी मुद्दा है। चारों ओर दूर तक फैले इस खरपतवार को देखकर शायद ही लगे कि यह सहरसा की मत्स्यगंधा झील है। वही मत्स्यगंधा जहां कभी लोग सुबह की सैर के लिए आते थे। झील में नावें चलती थीं, लोगों की जमघट से ये झील गुलजार रहा करती थी। लेकिन 1996 में करोड़ों की लागत से बनी मत्स्यगंधा बेनूर हो गई है। न तो अब लोग यहाँ आते हैं और न ही झील में नौकायन होता है। इसकी रौनक अब तो बस एक याद बनकर रह गई है। घूमने के लिए आए थे, सोचे यहाँ मत्स्यगंधा बहुत अच्छा जगह है घूमने वाला। यहाँ आने के बाद तो देख रहे हैं कुछ भी घूमने वाला नहीं है, तो पूरा खंडर बन गया है। झील की बर्बादी के लिए लोग प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। शासन, प्रशासन, सरकार जितने भी आए, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, सबने सहरसा के लोगों को ठगा है। हालांकि मत्स्यगंधा की बदहाली के लिए यहाँ के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। झील में कचरा फेंकते वक्त इस शख्स की ये तस्वीर इस बात को बखूबी बयां करती है। झील की उपेक्षा के लिए जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए दोषी हम लोग हैं, जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए शहर कैसे विकास करे, कैसे आंध्रा से मछली नहीं है, हम यहाँ पे उसका उत्पादन करें। इस बार सहरसा में मत्स्यगंधा झील की बदहाली भी एक बड़ा मुद्दा है। क्षेत्रवासी चाहते हैं कि इसकी रौनक भरे दिन फिर से लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।